सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स इस पे क्वेश्चंस देखे। तो मैंने कहा था कि थर्ड लेक्चर्स में हम कपल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कपल से स्टार्ट करने से पहले दो और क्वेश्चन जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जो हम लोगों ने लेक्चर 2 में डिस्कस किए थे, उससे हटके थोड़े से क्वेश्चंस हैं। तो वो हम लोग दो क्वेश्चंस और देखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द कपल। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इन फिगर अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये एल है, ऑफ एल मीटर इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स। यहाँ दो सपोर्ट्स लगे, दो पाइवोट्स एंड्स पे लगे हुए हैं, एंड लोडेड बाय अ वेट W किलोग्राम फोर्स एट इट्स मिडल इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2 एट द एंड्स। तो एक ये एल लेंथ का बार है, दोनों एंड्स पे पाइवोटेड है, सेंटर पे W किलोग्राम फोर्स का एक वेट सस्पेंडेड है। तो R1 और R2 की क्या वैल्यू होगी हमें बताना है। याद रखिए, जब भी कोई भी बार, कोई भी बीम दो पॉइंट्स पे पाइवोटेड हो या दो स्प्रिंग से सस्पेंडेड हो, तो दोनों ही सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के अक्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स लेना पड़ेगा। पहले इस वाले के अक्रॉस, पहले पाइवोट के अक्रॉस, और फिर मोमेंट ऑफ फोर्स दूसरे के अक्रॉस। जैसे यहाँ पे हम लिखते ये हैं, लेट अस एज्यूम दिस पाइवोट इज ए एंड दिस पाइवोट इज बी। तो यहाँ पे क्या है, दो पाइवोट्स पे रखा है, तो हम पहले पाइवोट ए के अक्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे। तो क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स अक्रॉस ए। अक्रॉस ए का मतलब ये है कि फलक्रम ए पे हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए पूरा बार है, ये ए है और ये बी है, तो ए को हमने फलक्रम मान लिया। देखिए डब्ल्यू वाला क्या है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज ले जाएगा, लाइक दिस, ऐसे क्लॉकवाइज ले जाएगा, और इसका जो रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा वो ऐसे ले जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा। इन दोनों के चलते ये बैलेंस है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अक्रॉस ए क्या होगा, F1 और D1 ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा W इंटू, ये मिड पॉइंट है, पूरा L था, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, L/2। W इंटू L/2 इज इक्वल टू, दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, फोर्स है R2 इंटू यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवोट, फलक्रम, कुछ भी कहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा और R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी W/2। मतलब जो रिएक्शन है, जो टोटल वेट W था, उसकी वजह से जो रिएक्शन इस पे फील हो रहा है वो W/2 है, इसका आधा है। तो ऐसे तो अब अंडरस्टूड हो गया कि अगर R2 आधा है W/2 तो ये भी आधा होगा W/2। लेकिन हम अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम क्या करेंगे, अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स किसके क्रॉस लेंगे, B के। तो इसको मैं हटा देता हूं, आप देखिए, उसके बाद उसको देखते हैं। अब हमने क्या कहा कि हमारा जो ये पॉइंट बी था और ये ए था, पहले ए के अक्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स लिया था, अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स किसके अक्रॉस लेंगे, बी के अक्रॉस। तो ये हमारा पाइवोट हो गया। अब अगर ये पाइवोट हो गया, जैसे आप यूं समझिए, अब की बार ये है बी और ये है ए, यहाँ पे रिएक्शन ऐसे लग रहा, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा, लाइक दिस, इन दिस वे। ये फोर्स हो गया R1 और डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक L, और ये वाला फोर्स जो इसका वेट W था, वो पाइवोट ये है, ऐसे घुमाएगा लाइक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा W इंटू L/2। तो आप देखिए क्या होगा, R1 इंटू L, R1 इंटू L क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, W इंटू L/2, L से L कैंसिल, R1 इज इक्वल टू W/2। तो दोनों रिएक्शंस हमने देख लिए कौन कौन से थे। R1 की वैल्यू भी आ रही है W/2 और R2 की वैल्यू भी आ रही है W/2। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसी का थोड़ा सा इससे अपर हैंड, जरा सा इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मेटल रॉड ऑफ वेट W हैंग्स फ्रॉम टू स्प्रिंग बैलेंसेज A एंड B। A और B दो स्प्रिंग बैलेंस है, उससे सस्पेंडेड है, एज शोन इन द फिगर। इफ द रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस A इज 15, पहले की रीडिंग 15 है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रॉड, W कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द अदर स्प्रिंग बैलेंस, B की रीडिंग क्या होगी ये पता करना है। तो पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। ये एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, यहाँ पे पहला वाला जो है वो A, जो स्प्रिंग बैलेंस है
ए, ये 15 न्यूटन है, ये ऑब्वियसली एंड 100 होगा। 70 पे दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है बी, जिसकी रीडिंग हमें पता करनी है। 50 पे वेट सस्पेंडेड है डब्ल्यू, जिसको हमें पता करना है, ये है 50। देखिए मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर 2 पॉइंट पे पाइवोटेड ऐसे रखी हुई है या 2 पॉइंट पे ऐसे सस्पेंडेड है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें दोनों पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स लेना पड़ेगा, पहले एक के अक्रॉस और फिर दूसरे के अक्रॉस। तो पहले हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं किसके अक्रॉस? अक्रॉस बी, मतलब यहाँ पे फलक्रम होगा, पाइवोट होगा, इसके अक्रॉस लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टाउ अक्रॉस बी। टाउ अक्रॉस बी का मतलब है कि पाइवोट हमारा बी पे होगा। अगर ये पाइवोट है, एक फोर्स देखिए वेट ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म कर रहा है, ये लग रहा है ऐसे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म कर रहा है। इन दोनों के चलते अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या होगा? F1 मतलब W और D1 मतलब यहां से यहां तक। ये पॉइंट क्या था आपने देखा? 70 पे लगा था बी। तो W इंटू 20 ये हो जाएगा W इंटू 20 इज इक्वल टू, ये फोर्स कितना है? 15 गिवन है, 15 इंटू यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो ये हो जाएगा 70। सो W इज इक्वल टू 15 इंटू 70 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 7.5, 7.5 इंटू 7 52.5 न्यूटन, दैट विल बी द आंसर। तो ये W की वैल्यू आ गई। अब एक पार्ट हमारा निकल गया कि W खत्म। अब दूसरा पार्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम ए के अक्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें, इससे आपको आसानी हो जाए। इसको हटा देते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, इसको भी डिलीट करना होगा। अब हम पाइवोट कहाँ रखेंगे? हमने पाइवोट रखा यहाँ, ये वाला पाइवोट नहीं यूज होना है। अब ये पाइवोट यहाँ से हट जाएगा, ये पाइवोट का रिक्वायरमेंट अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास पाइवोट कहाँ पे लगेगा? ये है। अब यहाँ पे अगर फलक्रम है तो ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा, रादर मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसे क्लॉकवाइज, और इधर वाला लगेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इनके चलते बैलेंस है, तो फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा और लिखेंगे क्या? टाउ अक्रॉस ए के अक्रॉस क्या होगा? W इंटू 50, W इंटू 50 इज इक्वल टू, B की वैल्यू पता करनी है, B इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपको मालूम है कि 70 पे है, 70। W आप निकाल चुके हैं, 52.5 इंटू 50 इज इक्वल टू B इंटू 70। यहाँ से आ जाएगा B इज इक्वल टू 52.5 इंटू 50 अपॉन 70। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 37.5 न्यूटन इज द आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि जब भी कोई बीम किसी 2 पॉइंट पे पिवोटेड है या 2 पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो ऐसी सूरत में हमें दोनों ही पॉइंट के क्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ डिफरेंट सा थोड़ा सा क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कपल। तो अब आप देखिए कपल क्या पढ़ना है। वैसे तो कपल का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं, जोड़ा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। चूँकि हम फोर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम किससे कंसर्न होंगे? फोर्सेस से होंगे। तो बेसिकली हमें जो है पढ़ना है मोमेंट ऑफ कपल। क्या पढ़ना है? मोमेंट ऑफ कपल। If two equal and opposite forces are applied such that their line of action is different, then they will form a couple. Equal means equal in magnitude, opposite means opposite in direction, and line of action is different मतलब क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक फलक्रम है, एक फोर्स यहाँ पे लगा F
और दूसरा फोर्स यहाँ लगा F, क्योंकि इक्वल है मतलब दोनों क्या होने चाहिए, F होने चाहिए। दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो ये जो है इक्वल फोर्स F और F लगेगा। तो फोर्सेज आर इक्वल मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट मीन्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये इधर है तो ये इधर, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट। ये नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ लगा है इसी लाइन पे यहाँ पे लग गया। तो अगर इक्वल है और लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट, वो उस तरफ लगेगा। तो ये चीज का कहने का मतलब है। So if two equal and opposite forces are applied such that the line of action is different, then they will form a couple. कैसे couple form होगा, देखिए कैसे जोड़े से force लग रहा है। ये वाला force, ये फल्क्रम है, ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा clockwise, और ये वाला भी उसको घुमाना चाहेगा clockwise। मतलब ये भी ऐसे घूम रहा और ये भी ऐसे घूम रहा, तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक जैसा ही घूम रहा है। तो दोनों एक दूसरे को इनहेंस करते हैं। मतलब दो फोर्सेज रादर, चूंकि यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे दो मूवमेंट ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, लिहाजा दो मूवमेंट ऑफ फोर्सेज एक पेयर में काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये टैप वाटर देखा होगा आपने, ऐसे है, इसे हमें खोलना है, तो हम कैसे खोलते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं। तो ये फिंगर ऐसे घूम रही है और ये वाली फिंगर ऐसे घूम रही है, दोनों जो है ऐसे घूम रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज। जैसे स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील को आपने ऐसे पकड़ा है, आप ऐसे घुमाते हैं, देखिए ये भी ऐसे घूम रहा है और ये भी ऐसे घूम रहा है, दोनों एक जैसे। कभी ऐसा नहीं है कि ये ऐसे नहीं घुमाते हैं, नेवर। आपको राइट टर्न करना है तो स्टीयरिंग व्हील को आप ऐसे घुमाते हैं, आपको लेफ्ट टर्न करना है स्टीयरिंग व्हील को आप ऐसे घुमाते हैं। कभी ऐसे घुमाया क्या, नेवर। ये ऐसे मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसा होगा एक जैसा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कपल। तो आप देखिए अगर मोमेंट ऑफ कपल की बात करें तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग, इट इज जस्ट द मोमेंट ऑफ फोर्स इन पेयर। कैसे, अगर ये टोटल लेंथ हम मान लेते हैं L है या D है, जो भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है, D मान लीजिए क्योंकि हम लोग F इंटू D के फॉर्म में पढ़ रहे थे। तो ये डिस्टेंस D है, तो ये सेंटर पे है, तो ये हो जाएगा कितना, D/2, और ये कितना हो जाएगा, D/2। तो देखिए ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, F इंटू D/2। पहला मोमेंट ऑफ फोर्स ये हुआ F इंटू D/2। किस तरफ, क्लॉकवाइज। ये वाला कैसा होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी ऐसे चलती है, ये भी क्लॉकवाइज होगा। इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, F इंटू D/2। अब आप देखिए ये हुआ FD/2 क्लॉकवाइज और ये भी हुआ FD/2 क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड करेंगे तो FD/2 प्लस FD/2 नेट कितना हो जाएगा, F इंटू D। तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब अगर आप सीधे सीधे मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला पूछें क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, सिंस द फोर्सेज आर सेम, सो आइदर फोर्स, इसमें से दोनों में से कोई भी फोर्स ले लीजिए, हमने ले लिया F, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, D, F इंटू D। तो आप सीधे भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन magnitude of the either force multiplied by the perpendicular distance between the two forces, so it will be F into D, again unit will be Newton meter। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ कपल। तो अब मोमेंट ऑफ कपल पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ लार्ज डायमीटर देन दैट ऑफ अ स्मॉल डायमीटर, गिव रीजन। जैसे मान लीजिए कोई बस है या कोई व्हीकल है, उसको आप टर्न करना चाहते हैं, तो उसको टर्न करने के लिए जो मोमेंट ऑफ कपल रिक्वायर्ड है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सपोज कीजिए जो मोमेंट ऑफ कपल रिक्वायर्ड है वो है 100 न्यूटन मीटर। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक बार तो ये है कि जो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है दैट इज ऑफ लार्जर डायमीटर, और एक बार जो है वो है स्मॉलर डायमीटर। अब मान लीजिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्मॉलर डायमीटर की। इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर है। आपको अगर राइट टर्न करना है तो आप फोर्स ऐसे लगाएंगे, मतलब एक फोर्स यहाँ लगेगा और एक फोर्स यहाँ लगेगा F, और यहाँ से फोर्स लगेगा
एफ, ये ऐसे, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाना चाहते हैं आप। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है। अब आप देखिए जो मोमेंट ऑफ कपल रिक्वायर्ड है वो है 100 न्यूटन मीटर, और दैट इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज वो है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 50। मतलब ऐसी सूरत में हमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा व्हीकल या हमारी जो बस या जो भी चीज़ है वो टर्न करेगी। अब आप यहीं पे देखिए, अगर हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील है उसी व्हीकल का वो लार्जर डायमीटर का होता, सपोज कीजिए ये 10 का होता, यहाँ पे ये 10 का होता, यहाँ पे भी ऐसे होगा, फोर्स F यहाँ लगेगा और फोर्स F यहाँ लगेगा, क्योंकि हम फिर से उसी तरफ टर्न करना चाहते हैं। ये भी क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा, ये भी क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा। तो अभी क्या है कि मोमेंट ऑफ कपल दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो तो 100 ऑलरेडी है ही है, तो मोमेंट ऑफ कपल कितना हो गया 100, दैट इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी, दैट इज 100। अब वो होगा कि आइदर फोर्स F इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 10 जा, तो अब जो फोर्स है वो कितना है 10 न्यूटन। So if the steering wheel will be of larger diameter, means the perpendicular distance between the two forces will be more, so less force is required. तो इसीलिए ऐसा होता है कि larger diameter का steering wheel होगा तो आसानी होगी। इसके बाद देखिए जो अगला आर्टिकल हमें पढ़ना है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लास 9th का है, CG जिसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So center of gravity is the point through which the weight of the body acts towards gravity. हर एक बॉडी को अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, तो वो जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है और एक बॉडी ये है, अब डिस्टेंस क्या लें, ये लें h1 या ये लें h2 या कहीं और से लें, तो क्या है कि इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज अ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करती है टुवर्ड्स ग्रेविटी, जैसे वो मे बी यहाँ पे होगी, तो ये जो है हाइट लिया जाएगा सरफेस ऑफ अर्थ से, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अपने 10th में ये नहीं पूछा जाता क्योंकि 8th 9th में आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। हमारे यहाँ जो 10th में जो कोर्स में आने वाला है उसमें क्या है, कुछ होमोजीनियस बॉडीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डायरेक्टली पूछते हैं कि बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। जैसे उन्होंने बोला कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, तो अगर रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे होगी। या उन्होंने कह दिया कि एक सर्कुलर डिस्क है तो उसका कहाँ पे होगा, सेंटर में। या उन्होंने ये कहा कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर कैसा होता है आप जानते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी होगी। या उन्होंने कहा कि हॉलो कोन है, हॉलो कोन है, तो हॉलो कोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, h/3 फ्रॉम द बेस, ये बेस है, टोटल हाइट h है, तो h/3 पे होगा। यही कोन अगर सॉलिड कोन होता तो टोटल हाइट अगर h है तो h/4 पे होता। कोई ट्रायंगुलर लैमिना है, कोई ट्रायंगुलर लैमिना लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर लैमिना कैसा भी हो सकता है, तो इसका कहाँ होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे होगा। कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है या कोई पैरेललोग्राम है तो वो कहाँ होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो ये कुछ इस तरीके की होमोजीनियस बॉडीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की टेबल आपके बुक में दी हुई है, आपको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे है याद करना है, ठीक है। रिंग है तो रिंग का भी क्या होगा, उसके सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ द रिंग, तो ये आपको याद करना है। इसी रेफरेंस में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, खासतौर से आपके काउंसिल एग्जाम में, कि इज इट पॉसिबल दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाई आउटसाइड द बॉडी। तो रिंग के केस में ऐसा संभव है, क्यों, क्योंकि आप देखिए रिंग कैसी होती है, अगर आपने देखा होगा तो रबड़ की होती है और रिंग ऐसी होती है,
ये पूरा सॉलिड रबड़ होता है और हम इसको ऐसे फेंक के खेलते हैं। तो इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे है, और कहीं पे वो मास में आ नहीं रहा है, हवा में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाई पड़ रही है, तो बॉडी के बाहर है। तो यस, इन द केस ऑफ अ सर्कुलर रिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउटसाइड द बॉडी। तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक इर्रेगुलर लैमिना है, मतलब क्या है इर्रेगुलर लैमिना? अभी तक क्या था कि हम सब जो पढ़ रहे थे वो होमोजीनियस बॉडीज थी। अब इर्रेगुलर लैमिना है, मतलब कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई इस शेप का आपके पास लैमिना है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं। इसको कहीं से भी होल करिए, उस होल करने के बाद एक धागे से इसको बांध के दीजिए और इसको सेटल होने दीजिए। हिल डुल के जब ये सेट हो जाए, जैसे हिल डुलने के बाद ये शायद ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। जब ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए, रुक जाए, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो पहला आपके पास एक परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या करना है? दोबारा इसको ओपन कर लीजिए। अब की बार आपने यहाँ से होल करके इसको सस्पेंड किया था, अब के आपकी जहाँ मर्जी है वहाँ सस्पेंड कर दीजिए, फिर से होल करिए। आपने यहाँ पे होल किया, अब इसको सस्पेंड कर दिया। अब इसको सस्पेंड करेंगे तो ये जो अभी ऐसे सस्पेंडेड था और एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिली थी, और आपने यहाँ सस्पेंड किया तो ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो एक लाइन तो पहले आपको मिल चुकी थी, अब कि आपने इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया। जब स्टेबल हो जाए तो फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इस इर्रेगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड कर सकते हैं इर्रेगुलर लैमिना का। लेकिन ये बहुत कम पूछा गया है काउंसिल में। बेसिकली ज़्यादातर यही होता है कि जो होमोजीनियस बॉडीज़ हैं उसी का पूछा जाता है। अगला जो आर्टिकल है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, then this type of motion is called as uniform circular motion। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है और आपने एक लंगर बना रखा है, मतलब एक स्ट्रिंग से एक वेट सस्पेंडेड है, मास सस्पेंडेड है, और आप उसको घुमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये कुछ ऐसा जो है घूमेगा इस तरीके से। सो दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इसमें स्पीड वेरी नहीं कर रही है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए होता क्या है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस बॉडी पे हमेशा दो फोर्सेस लगते हैं। पहला होता है टेंजेंशियल और दूसरा होता है रेडियल। जो टेंजेंशियल फोर्स है यहाँ पे, ये टेंजेंशियल फोर्स क्या है? 0 है। और जो ये जो रेडियल फोर्स होता है वो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स से परपेंडिकुलर लगता है, इस तरफ लगेगा टुवर्ड्स सेंटर। ये फाइनाइट है। टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है। चूंकि टेंजेंशियल फोर्स 0 है लिहाजा स्पीड बिल्कुल बदलेगी नहीं। और जो रेडियल फोर्स है, यही रेडियल फोर्स चूंकि इस तरफ इसको खींच रहा है, तो ये टेंजेंशियल जाने के बजाय इसके साथ हमेशा अटैच है और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको मूव करवा रहा है। तो ये जो सर्कुलर मोशन बन रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो इस तरीके के दो फोर्सेज इसमें लगते हैं। बहुत डिटेल में आपको पढ़ना नहीं, आपका तो सिंपल इतना है कि if a body is moving in a circular path, then there is a force acting toward the center, and this force is called as centripetal force. It is given by F is equal to mv square upon r, where m is the mass of the body, जो mass body का है जो घूम रहा है, velocity by which it is moving, and r this is the radius यहाँ से यहाँ तक। ये होता है। आपके यहाँ जो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वो ये आता है कि how you can say that uniform circular motion is an accelerated motion। देखिए नो डाउट इसकी स्पीड कांस्टेंट है, हमने भी बोला कि विद ए कांस्टेंट स्पीड, लेकिन हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है। टेंजेंशियल होगा, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो आपको मालूम है कि क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो रही है। भले उसका जो है मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसलिए उसमें चेंज होगा, एक्सेलरेशन माना जाएगा। तो यही क्वेश्चन आता है कि इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? तो आप बताएंगे यस, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज
इसमें डायरेक्शन बदल रहा है। और अगर ये एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप जानते हो उसमें दोनों चीज़ कंसिडर होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रहा है तो चेंज माना जाएगा। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसके जस्ट ऑपोजिट सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, एक आभासी फोर्स बाहर की तरफ लगता है, स्यूडो फोर्स जिसको हम कहते हैं, जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट दैट इज नॉट द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मेंटेन बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी का रिएक्शन नहीं है, वो एक आभासी फोर्स है जो कि आप महसूस कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आप यूँ देखिए, जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हैं और सडनली ड्राइवर ने गाड़ी लेफ्ट मोड़ दी, तो आप क्या होते हैं, अगर तेजी से उसने लेफ्ट मोड़ दिया, उसने मोड़ा लेफ्ट और आप राइट की तरफ झुक जाते हैं। तो जो इस तरफ उसने फोर्स लगाया, उसके जस्ट ऑपोजिट आपको फोर्स लगाया। कोई खींच तो रहा नहीं आपको, बट आप बाहर की तरफ गए। उसने बोला बाएं, आप गए दाएं, आपकी बॉडी दाएं तरफ शिफ्ट हुई। तो कैसे हुई? तो ये जो है एक आभासी बल होता है, स्यूडो फोर्स होता है। इसको भी डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आपके यहाँ फिलहाल इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। काउंसिल इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा। तो ये था आपका फोर्सेस को लेकर के जितना भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते थे, और इसके ऊपर बेस हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे। तो इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक 1, दैट इज फोर्स। थैंक यू सो मच।